सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक दो कमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। और झूठ, हमारा जो माशरा है उसमें कितने फीसद लोग झूठ बोलते हैं, ये आपको जैसे ही मैं एक ऑडियो सुनवाऊंगा आवाज़ आप पहचान लेंगे तो पता चल जाएगा जी। मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई एबीसीडी टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम की जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका स्टेट्स में, और वो एक्शन के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। ये उज़मा साहिबा है, आपको पता ही है कि जिन लोगों ने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है उसमें इनको भी थोड़ा सा उन्होंने इस्तेमाल किया है, बात समझ लें। और आप सब ये जानते हैं कि नवाज शरीफ जितने दिन ये जंग चलती रही, ये हालात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के, बिल्कुल खामोश रहा। और उसके बाद जो कुछ बताया जा रहा है, अभी थोड़े दिनों बाद हो सकता है ये भी बताया जाए कि जो कामरान लड़का है, जो कारनामा उसने अंजाम दिया, वो भी नवाज शरीफ शायद खुद ही गए थे और सारा कुछ उन्होंने किया। ये झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे माशरे को भी हिला के रख दिया। और इंडिया जो मीडिया आपने देखा है जिस तरह वो झूठ बोल रहे थे, आज उन्हें भी ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। कि अब इंसान झूठ बोलता है तो वो समझता है कि वक्ती तौर पर शायद या लोग मेरी बात का यकीन कर लेंगे, बाद में तो पता ही है आपको लोग जिस तरह मजाक उड़ाते हैं। अभी जो इंडियन मीडिया ने काम किया था उसको मेरा मुसीबत पड़ी हुई है। लोग जो है मीडिया के ख़िलाफ़ हो गए और वो कहते हैं जनाब कि आपने ऐसा क्यों किया। किया तो उन्होंने मोदी के कहने पे, और यही हालात हमारी मीडिया के, वो भी झूठ बोलते हैं, हमारे सियासतदान जो है वो झूठ बोलते हैं। और जो बातें बताई जाती हैं कि इस्लाम और वहाँ पे जो मसाइल हैं वो आप सबके इल्म में, जिस तरह शिया सुन्नी दूसरे भी जितने मज़हब के लोग या फ़िरके के लोग रहते हैं, उनमें आपस में कोई ऐसे हालात नहीं कि वो बैठ मिलकर कोई मसले हों उनका हल ढूंढें। आज ही मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा, बड़ा अच्छा था प्रोग्राम। वो साहब कह रहे थे कि हमारे यही प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुए कि नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, हाथ ऊपर बांधने हैं, हाथ खुले छोड़ने हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर हमने तवज्जो दी, मगर जो असल चीज़ है इस्लाम की, और जिसकी वजह से आज तक इस्लाम को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा, वो आपको भी इल्म है कि झूठ सबसे बड़ी बीमारी है। रिश्वत है, ज़ना है, और बेशुमार चीज़ें हैं जिस पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। उलमा हैं, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा यही एक दूसरे को सबक दिया कि फ़लाँ फ़िरका गलत है, फ़लाँ फ़िरका गलत है, फ़लाँ मज़हब गलत है, फ़लाँ लोग ठीक नहीं, हम ठीक हैं। और इसी चक्कर में आपने देखा मुसलमानों की जिस तरह तबाही पूरी दुनिया में आप देखते हैं, अरब कंट्रियाँ देख लें, कहीं पे भी सुकून नहीं। वजह यही है कि जो बुनियादी चीज़ें थी जिससे लोग मुतासर होते थे उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही हालात, इन लोगों को बता दिया जाता है कि आपने झूठ बोलना है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मरियम खुद भी इस तरह की बातें करती रही है कि मेरी तो कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, कोई उससे उसकी सियासत पे असर नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी अवाम जो है वो इस चीज़ की आदी हो चुकी है कि वो झूठ को झूठ समझते नहीं। सच बोलना बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे ही है कि आपने अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर ली, अपनी जान पे जुल्म कर लिया। और मैं किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। कुछ लोग यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इदारों के ख़िलाफ़ ये भी बात है, कल एक वीडियो मेरे सामने आई, कुछ ख़वातीन थी, वो मेरे पास मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें मैं कोशिश करूँगा ऊपर लगवा भी दूँ एक आधी। पुलिस ने लेगी पकड़ के, पकड़ा किस लिए कि उस औरत के भाई ने कहा कि ये मकान का झगड़ा है तो ये मेरी बहन को ज़रा ना पांजा लगाओ। अब वो लेके आए, फिर वो मर्द पुलिस वाले थे, उन्होंने उन औरतों की शलवारें नीचे करके तो उनको ऊपर से जो भी तशद्दुद किया। वो कहती इतना तशद्दुद किया। उसमें एक औरत ऐसी थी जो अमीज से थी,
और वो कहती मुझे पता नहीं है मेरा बच्चा अंदर जिंदा है, ये मर गया। और पुलिस वालों के मतलब कभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। जो आईजी पंजाब है उसने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि वो खुद भी इसी कैटेगरी का इंसान है। अब ये जो काम हुआ, आपने अगर तवज्जो दिलाई तो ये इदारों के ख़िलाफ़ आपने प्रोपेगेंडा किया। आप जूते खाते रहे, आप जो मर्ज़ी पुलिस वाले करते रहे, ख़वातीन के साथ, उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलते रहे। जैसे ही आपने ये बात करनी है, तो आपके ऊपर जनाब फैलना इदारों के ख़िलाफ़ साजिश का केस बन जाएगा। ये हमारी हालत हमारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक केस नहीं, ये 2-3 औरतें ही थी और उन्होंने बताया कि ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ। और वो औरत कह रही थी कि मैं तो चेकअप भी नहीं करवा सकती। ये उम्मीद से थी कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जाके चेकअप कराऊँ। केस था कि उसके खामद ने शायद चोरी की थी, चोरी उसने की, मारना इनको पुलिस ने पुलिस स्टेशन ला के शुरू कर दी। अब इदारे जो मर्जी करते रहे, क्योंकि हमारी अवाम मार खाने की आदी हो चुकी है और आप आवाज़ नहीं उठा सकते। आपने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे मुसीबत बन जाएगी। अब यही चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये जो एयर चीफ है, जिनकी आजकल बड़ी धूम है, बड़ी इज्जत है, और आपको पता है एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरह का काम सर अंजाम दिया। दूसरी तरफ कह रहे जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आप उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करवा लेंगे आपसे, ये कोई बात है करने वाली? आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। एक बंदा पकड़ा भी है फौज के खिलाफ, और भी पकड़े होंगे जो बातें करते थे। आपने ये नहीं कि रियासती इदारे प्राइवेट तौर पे भी आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। अब उस्मान ने कह दिया कि नवाज शरीफ ने ये सारा प्रोग्राम बनाया था, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। अगर आप ये सवाल उठा दें पाकिस्तान में कि ये बीबी झूठ बोल रही है, क्योंकि इनको गुड़ती हुई झूठ की दी हुई है और इनके खून में ये चीज़ पाई जाती है कि आपने सच नहीं बोलना। जिस दिन आप सच बोल के उस दिन आपकी गबख्ती आ जाए। ये पूरा जो भी गैंग होता है, तो ये अगर आपने कह दिया कि जनाब ये झूठ बोल रही है, तो इदारों के ख़िलाफ़ वाला केस आप पे ना बने। ये कोई भी, जिस तरह वो एक साहब हैं तूर साहब, जो सऊदी अरब से आए थे, 3-4 माह इस औरत की वजह से वो जेल में रहे। इसने कहा इसने मेरी वीडियो बनाई, वीडियो एक जो है वो सोशल मीडिया पे डाली है, असली नहीं डाली, मेरा मतलब गलत डाली है। तो ये हमारी जो हालत बन चुकी है, और जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे मज़हब की तरफ जो तवज्जो बुनियादी थी वो नहीं दी गई, और ये चीज़ें सिखाई गई। अभी मैं देख रहा था मोदी बड़ा गुस्से में है, मैं आप भी बताता रहता हूँ। तो उसने कहा जी इन्होंने हमें आके तो बजाय इसके कि ये उन दहशतगर्दों को पकड़ते, हमारे ऊपर हमला कर दिया। उसको ये नहीं पता कि हमारे पास इतना तजर्बा है 70-75 साल का कि तेरी गवर्नमेंट नहीं चलेगी कहीं, हम तो गवर्नमेंट गिरा देते हैं। शुगर का गवर्नमेंट जो 4 दिन तेरे पास बाकी हैं वो गुजार ला। हम तो बड़े, आपको पता है कि तजर्बाकार लोग हैं इस मामले में। ये इकलियत जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में बनी हुई है, वो भी आप देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं हालात। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक कॉमेंट्स हैं उसके अहमदी जो हैं वो वोट क्यों नहीं डालते, और ऐसे बयान किया गया कि जो अहमदिया सरबराह इस दुनिया में अब नहीं है, उनके गलत मशवरे या उनकी गलत पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में वो अहमदी जो है वो अपना वोट नहीं डाल सके, और जिसकी वजह से वो उन हकूक़ से महरूम है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो भी चीज़ होती है, हर बंदा आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी का, अपने मज़हब का, और भी कई चीज़ें जिनका इंतखाब करता है। आप उसे पाबंद नहीं कर सकते। आप किसी को ये पाबंद नहीं कर सकते कि मेरा नाम मुबारक है, तो नहीं जी आज से आपका नाम कोई और होगा। मैं कहूँगा भी आपको क्या इससे लेना देना। आज़ादी के साथ आप अपनी चॉइस के मुताबिक, कई लोग अपने नाम बाद में भी तब्दील कर लेते हैं। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। तो आप किसी को ये पाबंद नहीं कर सकते कि आप काफ़िर हो, आप फ़लाँ हो, आप फ़लाँ हो। और अगर आप ने चलो जी एक कवानीन बना भी दिए पाकिस्तान, तो ज़रूरी नहीं है इसमें
कि जिसके ऊपर आपने ये कानून लागू किया वो भी अपने आप को उसी के मुताबिक है, नहीं हाँ जी जो कानून बना मैं उसी के मुताबिक चलूँ, क्योंकि ये कवानीन बनाने का मकसद पार्लियामेंट का है ही नहीं है। जो बुनियादी चीज़ है वो नहीं आपने देखनी, आपने वो देखनी जो कवानीन बने हुए हैं। ठीक है, ये सवाल नहीं उठाना कि जिन लोगों ने कवानीन बनाए उनका क्या तल्लुक था इन कवानीन के साथ। अगर मैंने नमाज पढ़नी है तो अपने लिए पढ़नी है, मैंने कुरान पढ़ना तो अपने लिए पढ़ना है, अगर मैंने कोई अच्छा काम करना तो अपने लिए करना, कोई गलत करना तो वो ज़ाहिर है आप सबको इल्म में है कि वो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन ये सवाल नहीं किसी ने किया। हमारी पार्लियामेंट, मैं हमेशा कहता हूँ उसकी जितनी इज्जत एहतराम भुट्टो के दौर में भी था, आज भी था, आप लोग सारे चोर कहते हैं, मैं नहीं कहता। सारा दिन आप देखते हैं उनके ऊपर लान तान डालते हैं, ये भुट्टो के दौर में भी थे, उनके ऊपर लानतें पड़ती रहती है, भुट्टो पे भी पड़ती रहती है, ज़िया पे भी पड़ती रहती है, और भी बेशुमार लोग हैं जिन पे सारा दिन लान तान होती रहती है। क्यों पर लान तान होती? अगर तो ये बड़े पाक साफ लोग थे, बड़े नेक लोग थे, तो फिर आप इन पर लानतें क्यों डालते? वजह यही है कि ये लोग अच्छे नहीं थे। आज जो माशरे में जो हमारे मुल्क के वैसे भी हालात है, जो इन लोगों ने किया उसकी वजह से पूरी कौम जो है वो जिस हालत से गुजरी वो भी सामने आ। और ये साहब लिख रहे थे जी वोट डालना चाहिए, भी वोट नहीं डालते, उनकी मर्जी है, वो इस चीज़ को मानते नहीं। हाँ वो वोट डालते हैं, वो कहते जी हमें मुसलमान लिखो हम वोट डालेंगे। आप मुसलमान नहीं लिखते वो वोट नहीं डालते, तो इसमें मसला क्या है? वैसे भी तो सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, यूरोप में भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाते। तो यहाँ पे किसी को आप पाबंद नहीं कर सकते। जो साहब कॉमर्स वाले थे उनको मैंने ये जवाब दिया। ये जो पाकिस्तान का झंडा आप देखते हैं, मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था, हंसी भी आ रही थी उस बंदे की। वो कहता ये इंडिया के झंडे में 3 कलर है, और वो बता रहा था एक मुसलमानों का, एक क्रिश्चियन का, एक हिंदू ईसाइयों का, वाइट या वो जो उनका ऑरेंज सा है, और ग्रीन। तो वो कह रहा था ये पाकिस्तान में क्यों हालात ऐसे हैं? वो कहता जी ये छोटा हिस्सा जो है, ये वाइट जो है, ये अक़लियत का है, और जो बड़ा हिस्सा है वो मुसलमानों का है। वो कहता था कि ये जो डंडा इधर लगाया हुआ है सफ़ेद में, ये ग्रीन में होना चाहिए था। बाकी आप समझ गए जो बात मैं बताना चाहता हूँ। तो ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, इसे आप कह सकते हैं कि आप लोगों को पाबंद करते हैं कि हम जो कहते हैं वो अब करो भी आप, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, और ये आदत मेरा मुनासिब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसे कोई कवानीन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों से हल्फिया बयान लेते रहे कि मुसलमानों क्या हो, ये है वो। इस चीज़ का सवाल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तानी बन के कौम की खिदमत करनी चाहिए। एक साहब और भी थे साहब, वो कह रहे थे जी ये उसको कादियानी जो है वो काफिर है, और जो कादियानी उसने लफ्ज़ लिखा हुआ था वो भी उसको लिखना नहीं आ रहा था। ये उसकी तालीम का म्यार था। कादियानी लफ्ज़ नहीं उसने दुरुस्त लिखा हुआ था। वहाँ से मुझे पता चल गया था कि इस जाहिल इंसान को इस चीज़ का भी इल्म नहीं। और जहाँ तक ये बात है तो मेरा ख्याल है कि जो समझदार लोग हैं उनसे पूछे कि तमाम लोगों ने पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी, अहमदियों की कुर्बानियाँ भी पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है सबके सामने। अहमदी जर्नैल आज जिनके नाम आपने किताबों से मिटा दिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके दिलों में लिखे हुए। अहमदी वज़ीर ख़ारजा वो भी आप सबके इल्म में है, अहमदी सियासतदान, हर चीज़ का पता है, मगर क्योंकि इंतशार और इतना फैलाने के लिए अब मौका जहाँ मिलना वहीं पे जितना किसी के पास दिमाग है उतनी कार्रवाई उसने डालनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकता। तो मुझे उसकी लिखाई देख के पता चल गया कि बंदा काफ़ी पढ़ा लिखा लेकिन हालात का शिकार है। तो ज़रा इन लोगों ने क्या रिसर्च किसी के बारे में करनी जिनकी ये हालत। नहीं, पाकिस्तान हम सब का है, हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं। यहाँ जहाँ पे कोई कमज़ोरी नज़र आती है आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे बुज़दिल कई यूरोप में बैठ के हमें भी बताते रहते हैं
और ऐसे बुजुर्गों की हम बात नहीं सुनते। हक और सच के लिए आवाज़ उठाना हमारे चैनल का फ़र्ज़ है। ऐसे बुजुर्गों को हम ब्लॉक कर देते, बेटी पाओ, कोई बातचीत नहीं। क्योंकि जब आप एक चीज़ गलत देख रहे हैं और उसके बावजूद आप उसको गलत को गलत नहीं कह सकते, तो फिर आप एक ज़िंदा लाश है, और उस लाश का ना माशरे को फ़ायदा होता है, ना कौमों को फ़ायदा होता है, ना किसी को भी फ़ायदा नहीं। तो जनाब सच बोलिए, कोशिश कीजिए। ये देख रहे अभी मीडिया पूरी झूठ बोल रही थी, हमारी कोशिश होती है कि आपको सच पे जो भी प्रोग्राम हो वो बताएं। इसमें कई चीज़ें होती हैं, मैं तशरीह नहीं करना चाहता, उस छोटी छोटी चीज़ पे भी लोग सवाल उठाते हैं। मगर कल मुझे किसी ने लिखा है एक ऐसा सवाल, वो बड़ी अहम शख्सियत थी, जब मैंने उन्हें अच्छे तरीके से समझाया तो कहते हाँ ये तो बात ठीक। तो हर चीज़ को समझने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। अब वो दिमाग होगा किसी के पास तो लड़ाएगा ना। ये भी एक सवाल है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जैसे जैसे हज नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, और पुलिस जिस काम पे लगी हुई है उनके लिए कोई नई बात नहीं। अच्छा, हमारे ज़हन में है कि जो एजेंट होते हैं या जो डंकी लगवाते हैं, वो सिर्फ ये बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान से आए दिन बेशुमार दुनिया यूरोप की तरफ निकल आती है, और फिर उसे कहते हैं जनाब हमने इतने पैसे दे के डंकी लगाई है, लफ्ज़ डंकी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एजेंट जो हैं, ये हर जगह पे मौजूद है। आज जिन एजेंटों की मैं आपको बात बताऊंगा, पुलिस ने एक गाड़ी को रोका सऊदी अरब में, और उसमें कितने लोग थे, क्या हुआ, और फिर जो होटलों में छापे पड़ रहे हैं वहाँ से कौन से लोग बरामद हो रहे हैं। ये दीन के लिए जा रहे हैं, दीन के लिए कि वहाँ पे हम हज करेंगे। और अभी तक मुझे जो समझ आ रही है कि दीन को समझना जो असल मकसद था, उससे काफ़ी दूर हैं ये लोग। सबसे पहले तो ईमानदारी होती है, दयानतदारी के साथ आप जो काम करें वो दीन का हिस्सा होता है। लेकिन हमारे क्योंकि एजेंट जो हैं वो भी सबक दिखाते हैं, और जिनको दिखाते हैं वो भी जाहल है। ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोग समझते हैं कि पैसे दे के नेकियां खरीदी जा सकती, और उनके ज़हन में यही है कि हज है या जो भी कोई काम है, वो शायद हम अगर कर लेंगे तो हमारे गुनाह बख्शे जाएंगे। मगर जो काम वो कर रहे हैं, पहला गुनाह तो वहाँ से शुरू हो जाता है जब वो गैर कानूनी तौर पर इस तरह का कदम उठाते हैं। एक गाड़ी जा रही थी जनाब मक्का, और वो पुलिस वालों ने रोकी, उसमें इंडियन सवार थे। अच्छा, ये नहीं कि पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वही इस तरह का काम डालते हैं, इंडियन भी, बंगाली भी, और भी कई लोग हैं जो मज़हब को नहीं समझते, वो नादान फिर इसी तरह कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम शायद नेक काम करेंगे और अल्लाह ताला खुश होगा। मगर बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आप जो काम कर रहे हैं उसका जो पहला कदम है वही गलत उठा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी को रोका गया, और फिर जब चेक की गाड़ी अब कौन सी थी, मज़े की बात सुनी, एम्बुलेंस, और इंडियन लेके जा रहे थे। और जब उसे रोका गया तो 4 लोग उसमें से पीछे से बरामद हुए, मरीज़ कोई भी नहीं था। और ये मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे बाकायदा आप सिस्टम है, जो भी गाड़ियाँ गुज़रती हैं वो स्कैन होती हैं, और वहाँ पता चल जाता है कि ये जो गाड़ी है, उनको इतना तजर्बा है सऊदी अरब की पुलिस को कि वो समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या काम डालने वाले लोग फिर रहे हैं। फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। वो सज़ा क्या देनी है, फ्रॉड का केस कोई बनता होगा, लेकिन हज पे जाने से रोक दिया गया। और इन्होंने ये जो जो बंदा एम्बुलेंस करवा के इस सिस्टम को चला रहा था, वो ज़ाहिर है पैसे ले रहा होगा, फ्री में तो कोई नहीं ऐसा काम। और जो पैसे दे रहे थे वो पैसे देकर दीन खरीदने की कोशिश कर रहे। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि हमारे यहाँ पे दीन बिकता है, उसका सौदा होता है, खरीदो फरोख्त होती है। और यही सबसे बड़ी मुसलमानों की बदकिस्मती है कि वो दीन को समझ नहीं पाए, दीन को तिजारत समझ बैठे हैं।
उसकी वजह आप देख रहे हैं आज मुसलमानों की जो हालत है वो आप सबके साथ। हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह के हालात। मैं देख रहा होता हूँ कि वहाँ पे बैठ के टीवी पे सोशल मीडिया पे दुकानें खुली हुई हैं, ये हम फलां दुरूद करते हैं, हम फलां दम करते हैं, हम आपके घर में अगर जिन्नात आते हैं तो हम वो करेंगे, ये करेंगे। मुकम्मल फ्रॉड चल रहा होता है और ऊपर लिखा होता है कि पुरानी याद के ज़रिए हम ये सारा कुछ करते हैं। देखिए, जो समझदार बंदा है वो वैसे ही बदल देता है प्रोग्राम, लेकिन जब तक इस दुनिया में जाहल ज़िंदा है, उस वक़्त तक जो फ्रॉडी है वो भूखे नहीं मरेंगे। अच्छा जी, उसके बाद होटलों पे छापे पड़े सऊदी अरब, मक्का, वहाँ पे उन्होंने होटलों पे छापे डाले हैं। तो मैं वीडियो देख के हैरान रह गया कि बेड वो जो खुलने वाले होते हैं, फ्रांसीसी बेड, फ्रेंच जो होते हैं, वो जो बेड थे उनके नीचे से लोग निकल गए। या पता चला कि होटल पे छापा पड़ गया, उसके नीचे छुपा दिया। भारी तादाद में सऊदी अरब की पुलिस वहाँ पे पहुंची। उन्होंने एक-एक होटल का जायज़ा लिया। ज़ाहिर है जब वो होटल में दाखिल हुए कि नीचे वाली मंज़िल ने बताया होगा, ऊपर वाले को व्हाट्सएप पे आ गए हैं वो तो छुप जाओ तारे। वो तारे जो थे वो फिर ना जो हज करने आए हुए थे, वो बेडों के नीचे चले गए। देखिए पुलिस ने वहाँ से निकाले, वो भी वीडियो इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रही है। अंदाज़ा लगाएँ वो पाकिस्तानी, लंबी-लंबी दाढ़ियाँ, इतनी-इतनी दाढ़ियाँ उनकी, और उनको उन्होंने पकड़ा वहाँ से, पकड़ के ज़ाहिर है उनको वापस भेजेंगे कि आप हज नहीं कर सकते। अगर वो गैर कानूनी बिल्कुल ही हुए और उनके पास वो पेपर ना हुआ तो फिर जेल में भेजेंगे, और जेल में भेजने के बाद ज़ाहिर है जो भी सज़ा होगी उसके बाद उसे उनके वतन भेजा जाएगा। भारी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन ये काम कर रहे हैं और बंगाली भी, वो कहते हैं हम भी पीछे ना रहें। मकसद आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो इस्लाम पेश किया जा रहा है या जो समझा जा रहा है, वो शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उनको इस तरफ तवज्जो दिलाने वाला नहीं है। दीन जो है उसको समझने वाले नहीं है, समझाने वाले नहीं है, और इबादत जो है वो अल्लाह का और इंसान का आपस का जो तल्लक है वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा। आप देख लें 1400 साल बाद भी मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तबाही हर तरफ। अगर इन्होंने वाक़ई कुरान पाक की तालीमात को सीखा होता, तो आज इनका ये हश्र ना होता। आज यूरोप में जो लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुरान मजीद के मुताबिक तो ये लोग नहीं चलते, मगर जो कुछ उसमें लिखा हुआ अदल है, वो भी होता है यहाँ पे। भूखे को ये बाकायदा तौर पर बेनिफिट देते हैं, घर देते हैं, मेडिकल उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं, हर तरह का, और कोशिश करते हैं कि जो लेवल है आप इस से कमतरी में मुबतला ना हो, आप गाड़ी भी रख सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब ये तो आप पे है कि किस तरह आपके खराजात है, किस तरह, अगर कोई फैमिली है तो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती है, काम नहीं है तो फिर काम ढूँढ के भी देते हैं, अगर किसी ने करना हो तो। अगर नहीं किसी ने करना तो उसको भी ढूँढ के देते हैं, वो ना करे या ना हाँ करे वो बात की प्रॉब्लम। तो आज जो दीन हमने लोगों को सिखाया इस्लाम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं, झूठ, फ़रेब माशरे का हिस्सा बन चुका है, सब उसमें शामिल है। और जैसे ही आप झूठ बोलते हैं शिरक में मुब्तला हो जाते हैं, खुदा ताला की रस्सी छोड़ देते हैं और शिरक के ज़रिए फिर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं। अभी जो मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, हज़ारों लोग वहाँ पे जेलों में पड़े हुए हैं पाकिस्तान, कोई माँगने के चक्कर में, कोई फ्रॉड के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, और बेशुमार लोगों की गर्दनें उड़ा दी गई। पिछले दिनों मैंने बताया था कि पाकिस्तानी ख़वातीन धंधे के लिए भी वहाँ जाती हैं, वो भी उन्होंने गिरफ़्तार की, उनको सज़ाए मौत होगी। तो ये चीज़ें हमने जो कौम को दी हैं 2 नंबरी, उसके रिज़ल्ट निकल रहे हैं। जो भी आप ज़ाहिर है जो बोओगे वो ही काटोगे। तो अब जो कटाई आप देखते हैं वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमने कितना दीन सिखाया। मुझे कल एक वीडियो किसी ने भेजी, शर्म आ रही थी मुझे देख के। एक मौलाना साहब थे, एक छोटे से बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे थे और वो वीडियो बना के पता नहीं किसी ने डाल दी। इस तरह के हालात जिस मुल्क के हों, जिस माशरे के हों, जिस कल्चर के हों, जहाँ ख़त्म नबूवत के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, जहाँ दीन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए,
जहाँ ये सोचा जाए कि शायद हम चोरी छुपे हज करके अपने गुनाह बख्शवा लेंगे, हालांकि इस तरह और गुनाहों में इजाफा होता है। मगर सोच है जिसको हम बदल नहीं पा रहे। हमारा मकसद ये होता है कि आके कोई लोग जैसे ही हम वापस पहुँचे, लोग हमें हाजी साहब के, और ये दूसरा मरला होता है कि जब हमें हाजी का नाम मिल जाता है तो फिर लोगों का और छोटा तारना शुरू कर देते, जो रही सही कसर होती है, फिर हाजी लगने के साथ ही उसमें इजाफा हो जाता है और लोगों की ऐसी की तैसी फेरनी शुरू कर देते। लोग शक नहीं करते, लोग ये कहते हैं कि ये हाजी साहब है, बड़े खुदा खौफ ये इनमें है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये भेड़िया अंदर से, ये आपका ऐसा बैंड बजाएगा कि नॉर्मल बंदा नहीं बजाएगा, जिसने 2 नंबर तरीके से हज किया होगा। उसने आके फिर आपका जो छोटा तारना है आप उसका सोच नहीं सकते। अक्सर दुकानें देखी होंगी आपने पाकिस्तान में, वो दाढ़ी रखी हुई, कुरान पाक पकड़ा हुआ, लेकिन जब आप जाएंगे अंदर 2 नंबर सिस्टम के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए आपको तिजारत में नुकसान पहुँचाया जाएगा, खरीदारी में नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको मैसेज देना था बंदे खुदा के। मेरा ख्याल है सीखे, मुझे याद है कि 35-40 साल पहले लाहौर में हमारे एक मिलने वाले थे, तो वो कहता मैं बड़ी मुश्किल से अब्बू का 2 नंबर शनाख्ती कार्ड बनवा के लाया। पूछा किसी लिए, कहता हाजी पे जाना। आप अंदाज़ा लगाएं ये हालत हो चुकी कौम। जब हराम हलाल की कोई आपको तमीज़ तहजीब ना रहे तो फिर यही कुछ होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिकन सदर आजकल सऊदी अरब के दौरे पे है और इसराइल के हवाले से क्या उन्होंने सऊदी अरब को मशवरा दिया, फ़लस्तीन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से। खान साहब, बड़ा कामयाब दौरा नज़र आ रहा है। हाँ जी, अमेरिका के लिहाज से तो बहुत कामयाब है और फलस्तीन के लिहाज से तो हम इसको कामयाब नहीं कह सकते, कि इसलिए कि जो उम्मीदें आलम इस्लाम ने सऊदी अरब से मुतवक्के की हुई हैं कि फलस्तीन पर जो कुछ जुल्म ढाया गया है पिछले अरसे के दौरान, उसको कुछ रास्ता पैदा किया जाएगा, उस तरफ तो अभी तक कोई खास प्रोग्रेस अभी तक तो नजर नहीं आई। लेकिन यह कि जो जैसा कि वो कह के ऐलान करके चले थे अमेरिकन सदर साहब के, उन्होंने सरमायाकारी के लिए वो ये दौरा कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब जा रहे हैं। लेकिन खासा ये भी बात हुई है कि इसराइल के साथ सऊदी अरब अपने तल्लुकात अच्छे करे, उसे तस्लीम कर ले। आप समझते हैं आने वाले दिनों में ये चीजें सामने आ जाएंगी? देखिए, ये इसका तो उन्होंने खुल के इजहार किया है। जो सऊदी अरब के कल के खलीज कौंसिल के इजलास में उन्होंने कि भाई अरब ममालिक को इसराइल के साथ तल्लुकात ठीक करने चाहिए। पहले भी उनका जो दौर था उसके अंदर भी इसराइल अरब ममालिक जो है उनके और इसराइल के दरमियान उन्होंने रास्ता बनाया था, और अरब ममालिक ने, बहुत सारे अरब ममालिक ने जो है वो इसराइल को तस्लीम किया था उस जमाने में भी। अब दोबारा से उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि भाई हम चाहते हैं कि इसराइल और सऊदी अरब आपस में करीब आए, बल्कि उन्होंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं कि हम इन दोनों को करीब लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर सऊदी अरब करीब आ जाता है, सऊदी अरब जिन मुस्लिम ममालिक को बजट के अंदर इमदाद देता है, वो लाजिम फिर सऊदी अरब के पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पहले भी हमने ये देखा और अब भी हम यही देख रहे हैं कि भाई सऊदी अरब अगर तल्लुकात इसराइल के साथ बना लेता है, बात यह है कि किसकी बुनियाद पे बनाए जाते हैं। अगर तो फलस्तीनियों के खून के ऊपर बनाए जाते हैं, फलस्तीन के ऊपर जो हशर हो गया फलस्तीन का, उसको बलाए दाग रखते हुए एक साइड पे रखते हुए इसराइल के साथ तल्लुकात बनाए जाते हैं, तो वो फिर हमें कम से कम मुसलमान ममालिक को कबूल नहीं होंगे, या ये कह लें कि मुसलमान ममालिक के अवाम को कबूल नहीं होंगे। जो हुक्मरान है वो तो सारे के सारे अमेरिका की झोली में है या सऊदी अरब की झोली में है, लेकिन अवाम बाहर एक राय रखते हैं और उनको वो कबूल नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी तक हमें कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिल सकी जिससे हम तवक्को रखें कि हाँ इसराइल को भी दबाया जाएगा या इसराइल फलस्तीन को हकूक देने पर तैयार हो जाएगा। ऐसी अभी कोई बात कम से कम मेरी नजरों से नहीं गुजरी। जरूरी नहीं कि मैंने सब कुछ ही देखा हो, लेकिन जो सूरत हाल दरपेश है इसमें अमेरिकन पॉलिसीज जो है उसमें अमेरिका का हाथ ऊपर है, और सऊदी अरब ने जो है वो हर बात जो है उनकी मानने की सऊदी अरब की
अमेरिका की मानने के लिए तैयार हो गया है। अब जैसा कि ये देखें आपके उसमें जो जनवरी में कॉन्फ्रेंस होती है स्विट्जरलैंड के अंदर सरमायाकारों की, उसके अंदर अमेरिका ने ये मुतालबा किया था कि हम चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो 1 ट्रिलियन यूरो जो है वो वहां तक पाकिस्तान में, नॉट पाकिस्तान में, 1 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका के अंदर सरमायाकारी करे। इसके जवाब में सलमान बिन मोहम्मद ने ये बात कही थी कि हम ये तो यकीन दिलाते, हम समझते हैं कि आइंदा 4 साल में 600 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब जो है वो वहां करेगा। लेकिन आप देख लें कल का जो उनका है उसके अंदर उन्होंने 142 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। इसके अलावा 20 बिलियन डॉलर का जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब। और इसके अलावा भी उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा मुआहदे हैं जिनको ऊपर जो है वो साइन किए गए हैं। 3.5 बिलियन जो है वो एयर टू एयर मिसाइल जो है फाइटर जेट्स, उसके लिए भी सरमायाकारी जो मतलब सऊदी अरब खरीदेगा। तो वो इस लिहाज से तो उनका दौरा कामयाब है और इसकी पहले से बड़ी तैयारी थी। जो कुछ हम ये समझते हैं कि रेड कारपेट नहीं दिया गया, वो एक किस्म की हमारी मिस इन्फॉर्मेशन थी। हुआ ये है कि जो जिस कलर की उन्होंने टाई पहननी थी अमेरिका के सदर साहब ने, उस कलर के जो है वो कारपेट्स उनके लिए सऊदी अरब में बिछाए गए हैं उनके इस्तकबाल के ऊपर। और सफेद घोड़े जो है वो उनकी लेमोजीन के दाएं बाएं और पीछे जो है वो चलते रहे हैं। इस किस्म का इस्तकबाल जो है वो उनको जबरदस्त दिया गया है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो पहला दौर था उसमें उन्होंने एक धमकी दी थी सऊदी अरब को कि दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर 1 हफ्ता भी नहीं चल सकते और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ट्रम्प साहब ने कहा था। इसके बाद सऊदी अरब फौरी तौर पे उनके आगे झुक गया था और वो झुकाव को थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए गैप पड़ा है जब जो बाइडेन का दरम्यान का जो अरसा है उसके अंदर जो एक सऊदी सहाफी को कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था, जमाल खिलजी एक है इससे उनका नाम था उसका। उसके बाद से अमेरिका के तल्लुकात में थोड़ी सी खिंचाव आया था, लेकिन अब फिर दोबारा जब जो बाइडेन के आने के साथ ही पहले वाले तल्लुकात जो हैं वो उनके दोबारा बहाल हो गए हैं और नजर यही आ रहा है कि वो 1 ट्रिलियन लेने में कामयाब हो जाएंगे सऊदी अरब से। और सऊदी अरब वो मुल्क है जो दूसरे ममालिक को, जैसे पाकिस्तान गरीब ममालिक को भी अगर उसको 1 बिलियन देना पड़ा है किसी इमदाद के तौर पर, तो उसके लिए भी उन्होंने वो नकद नहीं दी बल्कि पाकिस्तान के बैंकों में वो रकम रख दी कि चले हम 1 बिलियन आपके बैंक में रख देते हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज को सहारा रहे, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं हुए। और 1 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका की झोली में जो है वो फेंकने के लिए तैयार है। हाँ सर, शाम के बारे में भी बातचीत हुई है कि वहां पे चाहते हैं कि वो लोग दोबारा अच्छी जिंदगी गुजारें। आप समझते हैं इसमें शाम पर जो पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने वो उन्होंने उठा ली है। ये सही बात है कि उन्होंने शाम के बारे में इतनी उसका झुकाव ये कि वहां पर अब पहले रशियन हुकूमत थी, अब जो हुकूमत नई आई है उसको प्रो अमेरिकन बनाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया गया। ये पहले स्टेप के तौर पर उन्होंने शाम पर जो पाबंदियां लगाई थी वो खत्म कर दी है। और शाम भी आप देख लेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्रो जो सऊदी अरब है उसकी पॉलिसी इख्तियार करेगा, क्योंकि शाम को चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए जो पैसा उन्हें मिलना है वो सऊदी अरब से उन्होंने लेना है। और लाजी फिर जब जहां सऊदी जाएगा वहां फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो साथ जाती है। इस लिहाज से शाम के ऊपर भी अब एक किस्म का कब्जा जो है वो अमेरिकन का ब्लॉक में चला जाएगा। और जो देखने की बात यह है कि जो यमन है उसके लिए उनका लहजा अभी तक उसी तरह सख्त है। जो 2 मीटिंगें ईरान के साथ की थी उन्होंने, उसके बाद हम समझे थे कि शायद इनमें कोई नरमी तब्दीली पैदा हो जाएगी ख्यालात के अंदर, लेकिन तीसरी मीटिंग भी इनकी कैंसिल हो गई ईरान के साथ। और वही सख्त लहजा जो है उन्होंने इख्तियार कल भी किया है ईरान के मामले में। वो कह यही रहे हैं कि हम ईरान के लिए नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। वो
उनके से ईरान के सामने रखेंगे और ईरान को वो पॉलिसी जो है माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा तो उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये उनकी कल की तकरीर से जो है वो नतीजा निकलता है। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि सऊदी अरब के पीछे सब इस्लामी ममालिक को चलना पड़ेगा, तो पाकिस्तान भी फिर वही करेगा जो सऊदी अरब करेगा? अब भी वही कर रहा है जो पहले कौन सा वो हट के कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जो मुल्क दूसरों की इमदाद में चलते हैं उनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होती, और इन्हीं हालात से पाकिस्तान भी गुजर रहा है। नहीं तो अवाम तो बड़े सख्त खिलाफ है इस चीज़ के कि इसराइल के साथ जो खुफिया दौरे भी होते रहे, तो पाकिस्तानी अवाम आराम से बैठ जाएगी। देखिए, अवाम की कौन पूछता है? जहां ताकत के जिन लोगों के हाथों में है, जिन लोगों ने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क को लेके चलना है, वो अवाम की राय नहीं सुनते। वो अपनी जो उनकी पॉलिसीज लेके वो चल रहे होते हैं, जो दूसरी दुनिया की पॉलिसीज के साथ मजबूर होकर बनानी पड़ती है, उसी को लेके चलते हैं। अवाम की तीसरी दुनिया के अंदर अवाम की पॉलिसी नहीं चला करती। अच्छा, आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को अभी और कुर्बानी देनी पड़ेगी? ये कोई मसला हल होने वाला नहीं? देखिए, मसला तो ये हल होने वाला, अभी बज़ाहिर हालात ऐसे नजर आते हैं कि मसला हल होने वाला नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। साफ वक्त है कि जब तक कोई तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा, और फलस्तीनियों को जो है ये सख्त वक्त जो है मजीद देखना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी तादाद में जर्मनी में और दूसरे ममालिक में भी, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में तो जर्मनी में शाम के लोग मौजूद हैं। जैसी पाबंदियां ठाई गई हैं, आप समझते हैं कि यहाँ से भी उनको वापस भिजवा दिया जाएगा कि अपने मुल्कों में जाओ? देखें, दो किस्म की कैफियत इसमें है कि भाई जो यहाँ सेटल हो गए हैं जर्मनी में या यूरोप के दूसरे ममालिक में, वो तो शायद वहां का रुख ना करें, या वो लोग जो शाम में बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे और अब भी यहाँ पर एक महाजर की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें यकीन ऐसे लोग मौजूद होंगे जो वापस जाने को तरजीह देंगे। तो वो लोग शायद वापस चले जाएं, लेकिन जो बड़ी तादाद आके यहाँ सेटल हो गई हुई है, मैं नहीं समझता कि उनमें से लोग वापस जाने के लिए भी तैयार होंगे। 10% होगी जो यकीन वापस चली जाएगी, लेकिन अक्सरियत जो सेटल हो गया जिस मुल्क के अंदर, वहीं का होकर रह जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये इसराइल ने ऐसे त्यारे अब इंडिया को दिए F-35 शायद उनका नाम है, अगर मुझे गलती नहीं लग रही। तो अचानक ये इसराइल ने ये त्यारे दिए है, कोई दोबारा इंडिया हमला करेगा अब या आराम से बैठ जाएगा? क्योंकि मोदी साहब की तकरीरें आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, वो तो बड़े गुस्से में है। देखें, उनका गुस्सा इसलिए है कि उनके अवाम की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल देखने में आया है। एक पूरे भारत की तरफ से जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, उसके अंदर काफी अवाम वहां के गुस्से में है कि जो मीडिया ने वहां पर झूठ बोला है, जिस किस्म की कामयाबियां बताई गई हैं, उस किस्म की कामयाबियां उनको इस जंग में हासिल नहीं हुई, और उसकी वजह से मोदी की पोजीशन जो है वो खराब हुई है। और उस पोजीशन को बहाल करने के लिए मोदी साहब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस वक्त एक तरफ मोदी अपना गुस्सा निकाल रहा है, एक तरफ अवाम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन सरेदस जो हालात हैं वो यही बताते हैं कि अभी दोनों ममालिक जो है वो जंग लड़ने या जंग करने की फेवर में नहीं है, बल्कि जो कुछ हो गया है उसको एनालिसिस करने में दोनों ममालिक की फौजें भी और दोनों ममालिक की हुकूमतें भी इस वक्त मसरूफ है, और नई लड़ाई के मूड में दोनों नहीं है, ना ऐसे हालात में अफोर्ड कर सकते हैं ये दोनों ममालिक ये दोबारा जंग की तरफ जाए। लेकिन इक्का दुक्का हमले तो हो रहे हैं, कभी कोई ड्रोन कहीं लाहौर एयरपोर्ट भी कल इतला मिली और भी जगह पे, तो इसी तरह हालात चलते रहेंगे कि अब प्रॉब्लम ये खासा यहाँ पे कि जब तक दोनों मुतमिन नहीं, इतमाद नहीं, तो ये तो फिर बड़ी खतरनाक फजा कायम हुई है। नहीं, जब सेक्टर कमांडरों की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, प्रोसीजर जो है पूरे तौर पर शुरू हो जाएगा, तो ये छोटे मोटे ड्रोन हमले वगैरह ये भी बंद हो जाएंगे। तो ये आप समझते हैं कि मोदी साहब की अब सियासत जो है उसको जो दचका लगा है बगैर लड़ाई के वो बहाल कर सकेंगे? बज़ाहिर तो मुश्किल ही लगता है और ना ही बहाल होना चाहिए, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान के लिए जो हम माजी में देखते हैं
जो कांग्रेस की हुकूमत है वो इनसे बेहतर है मोदी साहब से। अच्छा, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है। एक खतून पायलट की वीडियो चली थी और बाद में DGI SPR ने कहा कि ये पायलट हमारे पास नहीं है। आप समझते हैं कि सही उन्होंने फरमाया? क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया पे खबर चली है कि ये मुआहदा हुआ है कि खामोशी से उसे वापस दे दो, तमाशा ना बने, उसे मीडिया पे ना दिखाया जाए। आज साहब हमें तो उसी पे यकीन कर रहे हैं जो ISPR वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो वो बयान दे रहे हैं। अब बाकी तो जो कुछ है वो सोशल मीडिया की कहानियां हैं, उसके ऊपर बिलीव करके तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। जी चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, फ़लस्तीन जो मुझे जो खान साहब ने भी कहा, मैं इसीलिए खान साहब से सवाल किया, उनके लिए अभी और भी मुश्किल दिन आने हैं। और वहाँ पे जो तस्वीरें देखी जा रही है, आप सोच नहीं सकते, इतनी खौफनाक है। लोगों में दिलचस्पी नहीं है, पब्लिक कोई उसकी तरफ दिलचस्पी भी नहीं ले रही। ये एक खौफनाक मंजर है। कोई एहसास नहीं, कोई ये नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जहाँ तक ये अमीर ममालिक है, सऊदी अरब है या अमेरिका बहादुर है, तो इनकी नज़र में वो कीड़े मकोड़े हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, उससे किसी को कोई, मेरा नहीं ख्याल है इन ममालिक को अगर फ़र्क पड़ता होता तो वहाँ पे अभी तक सबसे बात ही वहाँ से शुरू करते कि पहले फ़लस्तीन पे बात करें, फिर आते हैं बिज़नेस की तरफ। मगर इस तरह की कोई बात है जो वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आई। मोदी साहब वो बेचारे अब मुकला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और ये मैं बता दूं, खान साहब ने तो कहा कि दोनों ममालिक इस पोजीशन में नहीं, मगर इस तरह का बंदा और ख़तरनाक हो जाता है जितनी देर उसके पास ताकत है। वो चाहता है कि या मैं नहीं या तुम नहीं, और अपनी सियासत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये भी मैं आपको इतला दे रहा हूँ। ये ना समझे कि कोई अमन की तरफ दोनों ममालिक जा रहे, इंडियन जो पब्लिक है वो नहीं जाने देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कत्ल, इंसान जब कोई कत्ल करता है तो वो सोचता है कि दुनिया नहीं देख रही, और खुदा तो देख रहा होता है। एक ऐसा केस जर्मनी में हुआ जो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर आप लोगों की भी तवज्जो दिलाई जाए। एक बंदे का नाम है ज़ारको, उसने खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस के हवाले उसने क्यों किया, मैं ये थोड़ी सी स्टोरी ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। होता ये है कि मुख्तलिफ़ जगह पे आप देखते हैं कि लोग कत्ल करके समझते हैं कि हम महफूज हैं, और वो सोचते हैं कि हम पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, सबूत ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब ज़मीर उन्हें मलामत करता है फिर वो डिस्टर्ब भी होते हैं। ऐसे बेशुमार केस होते हैं, फिर लोग बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई खुदकुशी भी कर लेते हैं। ये जो ज़ारको है, इसने 2021 में शायद तकरीबन 3-4 साल पहले एक कत्ल किया। जर्मनी का एक शहर है हनोवर, वहाँ पे। और जिसको कत्ल किया वो बेघर था, उसका घर बार कोई नहीं था, वो किसी मंच पे सोता था, बाहर से खाता था पीता था। उसकी उम्र थी 54 साल। और फिर हुआ ये कि ये जो बंदा है ज़ारको, इसने उसको छुरी के साथ कत्ल किया और 6 छुरी के वार किए। कहाँ-कहाँ किए, वो मुख्तलिफ जगह थी, गले पे, दिल पे, इधर-उधर किए। वो मर गया। अब ये जो बंदा था ज़ारको, ये वहाँ से दूसरे शहर चला गया। कत्ल करने के बाद किसी तालाब में हाथ वगैरह धोए, पानी था पास वहीं पे, तो छुरी-छुरी वहीं फेंक दी। और फिर ये वहाँ से मूव होके एक और शहर है न्यूरनबर्ग, वहाँ पे चला गया। और पुलिस ढूंढती रही कातिल कौन है। फिर एक वहाँ पे प्रोग्राम चलता है एक्टन सेशन, आप लोग देखते होंगे जो जर्मनी में रहते हैं। उस पर ये बाकायदा तौर पर पुलिस ने बताया भी, लेकिन ये काबू नहीं आया। अब हुआ ये कि इसने खुद ही पुलिस को कहा कि मैंने ये कत्ल किया था, और खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वजह सुने क्या थी? अब जो मैंने शुरू में बात की कि ज़मीर जो होता है वो इंसान को झंझोड़ता है। वो कहता है कि 3 साल से ही वो बंदा मेरे ख्वाब में आ रहा और मेरे साथ आके बातें करता था,
और जैसे ही वो आता था, बातें करता था, तो ये डर के उठ जाता था, ये सो नहीं सकता था। फिर इसका कहना था कि मैंने अपना इलाज भी करवाया कि शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है, मेरे ज़हन में शायद वो सारा दिन रहता है और रात को मेरे ख्वाब में आ जाता है। ये बड़ी वैसे हैरानगी की बात है। वो कहता छुट्टी भी नहीं वो करता था। एक तो होता है ना कि जैसा हफ्ता इतवार छुट्टी आ जाती है, चलो वो ख्वाब में ना आए, लेकिन उस दिन भी वो आ जाता। 3 साल ये अपने आप से जंग करता रहा, अपने ज़मीर को जोड़ता रहा, ये क्या हुआ? फिर शराब नोशी भी की कि शायद शराब नोशी के ज़रिए इस मसले का कोई हल निकल आए, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर इसने सोचा कि शायद ये मेरे से जो जुर्म हुआ था, इसका यही कफ़ारा है कि मैं इसकी सज़ा जो है वो भुगतूँ और जाकर बाकायदा तौर पर पुलिस को बता दूँ कि ये कत्ल मैंने किया। इसकी उम्र 53 साल है और जिसको इसने कत्ल किया था उसकी उम्र 54 साल। अब बगैर वजह तो नहीं कत्ल करते, कोई ना कोई वजह होगी छोटी-मोटी, ये लोग भी दिलों में चीज़ें रख लेते हैं। और क्या अब वजह है ये तो नहीं हमें अभी पता चला। लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आए दिन लोग कत्ल करते हैं। मुझे याद है पाकिस्तान में हमारे एक जानने वाले थे, पुरानी बात है 50 साल पहले की। तो हमारे बड़े हमें बताते थे कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया, तो वो कहता था कि फलाँ बंदा जो है वो इस वक़्त छुरा लेके मेरे सर पे खड़ा है और इसको मैंने कत्ल किया था और वो मुझे अब जीने नहीं दे रहा। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि जुर्म जो होता है वो अगर आप कानून से तो छुपा लेंगे, लेकिन जब अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होना है या उससे पहले ही मरम्मत शुरू हो जाती है। अब इसे कितनी सज़ा होगी, कत्ल की जो सज़ा होती है जर्मनी में वो उम्र कैद होती है, 14 साल कैद होगी और ये 53 साल का है। 14 साल बाद या 20 साल बाद जितनी भी अदालत इसे सज़ा दे, जब बाहर आएगा तो बाकी की ज़िंदगी जो होगी वो पता नहीं ज़िंदा रहता है या नहीं। मैं जर्मन इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो 3 साल इसने अज़ियत में गुज़ारे और जो इसने बताया कि मैं ज़हनी तौर पे इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैं परेशान रहा। अज़ियत के दिन, तकलीफ़ के दिन, रात भी तकलीफ़, दिन भी तकलीफ़। मैं जर्मनी में कई लोगों को जानता हूँ, पाकिस्तानी जेलों में है, वो भी कत्ल के जुर्म में बैठे हुए हैं। अदालतों ने सज़ा सुनाई हुई है, किसी को उम्र कैद है, किसी का केस चल रहा है। और जज़्बात में आके हम ऐसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन होना ये चाहिए जब इंसान इस तरह गुस्से में हो, जोश में हो, तो वहाँ पे होश से काम लेना चाहिए। ना तो कत्ल करके किसी को आपके मसले हल होते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया लोग बैठे हुए हैं जेलों में, वो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी ने अपनी बेटी का कत्ल किया, किसी ने अपनी बीवी का कत्ल, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, किसी ने अपनी बेटी, छोटी मासूम बेटी का भी कत्ल किया। मेरे इल्म में है ये सारे केस। और ये लोग अब अंदर की साल में होंगे, फिर बाद में आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, गुनाह तो खुदा ताला बख्शन देता है। शिरक के अलावा तो तमाम गुनाहों की बख्शिश हो सकती है। मगर आपने कत्ल कर दिया जिसको, वो तो चलो दुनिया से चला गया, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। या इंग्लैंड, इटली में भी ऐसे केस हमारी नज़र से गुज़रते हैं और प्रोग्राम हम क्योंकि मुश्तरका कर देते हैं, उसी में तवज्जो दिला देते हैं। लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि मुबारक साहब को इशारा हमारी तरफ दे तो हम इनको फिर बताएँ। इसलिए हम एक जनरल बात करते हैं हर प्रोग्राम, किसी का नाम नहीं लेते हम। मकसद ये होता है कि दूसरे बंदे को समझाना, जिस तरह पाकिस्तान बसों में नहीं लिखा होता यार अजय भी बच, तो मकसद समझाने का होता है कि आप समझ जाएँ और अगर किसी जगह पे आप देख रहे हैं कि आपका गुज़ारा नहीं है तो अलहदगी इख्तियार कर लें। अगर अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, थोड़ी देर आपको ये तकलीफ़ रहेगी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएँगे जो गैर कानूनी होगा, जुर्म की दुनिया में कदम रखेंगे, तो वो फिर कदम जो है वो आपके ज़ाहिर है जेल की सलाखों में जाके बंद कर दिए जाएँगे। फिर आप कोई कदम भी नहीं उठा सकते। और कई तो ऐसे केस हैं यूरोप में मेरी समझ से बाहर है। ये
अगर बच्चा कोई शादी करना चाहते हैं उसमें रुकावट डाल देते हैं। अगर आपने इन ममालिक का इंतखाब किया है तो इनके कवानीन को भी समझें, तो थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो नई नस्ल है वो ये आज़ादी के साथ अपने फैसले करती है, वो माँ बाप को समझती भी कुछ नहीं। वो कहते हैं हमारे रास्ते में रुकावट ना बने, हम जो फैसला भी करेंगे हमारी मर्जी से होगा। तो ये जनाब मैंने आपको आज जो मैसेज दिया है और जो बात बताई है कि ज़मीर जो है वो खुद मलामत करता है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते